8. Use headphones for better experience. मैं ना एक डॉक्टर को जानती हूँ। शी इज एक्सीलेंट। मेरी एक फ्रेंड की कजिन को कंसीव करने में इशू हो रहा था, तो उसने इस गायनेकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट ली और गेस क्या हुआ? वो आजकल अपना समय डायपर बदलने, ब्रेस्ट फीडिंग करने और रातों की नींद हराम करने में बिताती है। आप लोग आयुर्वेद क्यों नहीं ट्राई करते हो? वो चीजें भी काम कर जाती हैं कभी कभी। मैं सिर्फ तुमको दोष नहीं देना चाहती हूँ यार, तुम्हारे पति को भी कोई इशू हो सकता है ना। हाँ, क्या तुमने उसका स्पर्म काउंट वगैरह चेक कराया है? हो सकता है शादी से पहले शराब या स्मोकिंग ज्यादा की हो, जिससे उसकी वो चीज काम नहीं कर रही हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। अभिरूप और अयाना की शादी को 8 साल हो चुके थे, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी दोनों अभी तक निसंतान थे। और जब भी वो लोग अपने घर कोलकाता जाते, उनको दोस्तों और रिश्तेदारों की तीखी टिप्पणियां और ताने सुनने पड़ते थे। आज अभिरूप और अयाना की 8th वेडिंग एनिवर्सरी थी। कहने को सब उनके सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे, लेकिन इस पार्टी में उनसे खुश होने वाले लोग कम और उन पर ताने मारने वाले लोग ज्यादा थे। हैप्पी 8th एनिवर्सरी माय लव। कोमोडो अभिरूप बैनर्जी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की इंटीग्रेटेड ट्राई कमांड्स को संभालते थे और अपनी पत्नी अयाना के साथ सरकारी क्वार्टर्स में रहते थे। दोनों ही एक लंबे अरसे से बेबी प्लान कर रहे थे, लेकिन उनके हाथ बस मायूसी ही लग रही थी। अयाना ने प्रेगनेंसी के बारे में काफी किताबें पढ़ी, योगा और पिलाटे की क्लासेस ली, ओव्यूलेशन अलार्म्स को पूरे फोकस से सेट किया और यहां तक कि घर की एक एक चीज वास्तु सिद्धांतों के अनुसार रखी। लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। अयाना को लगता था कि इश्यूज उसके अंदर ही है। अभिरूप जैसे सपोर्टिव और अच्छे पति को बच्चे का सुख न दे पाने का बोझ अयाना को परेशान कर रहा था। उसने मंदिरों की यात्राएं की, मन्नतें मांगी, लेकिन सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। कैलेंडर पर 14 मई 2004 की तारीख चढ़ चुकी थी और अभिरूप और अयाना के प्रेग्नेंट होने के प्रयास जारी थे। सुबह के 4 बज रहे थे। अभिरूप गहरी नींद में था कि तभी अयाना हाथ में प्रेगनेंसी किट लिए एक्साइटेड होकर उसके पास आई। अभी शुनशो, इसको देखो। क्या आपको भी मेरी तरह 2 लाइंस दिख रही है? देखी। हाँ, क्या है? क्या हुआ? मैं माँ बनने जा रही हूँ। अभी आप पापा बनने वाले हैं। अभिरूप की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत अयाना को गले लगाया। अगले ही दिन अभिरूप और अयाना ने कोलकाता में अपने दोस्तों और परिवार को फोन और एसएमएस के जरिए खुशखबरी दी। बच्चे के आने की खुशी में दिन कैसे बीत रहे थे अयाना को पता ही नहीं चल रहा था। तभी एक दिन अयाना अकेले ही लेबर वार्ड में पसीने में भीगी दर्द से तड़प रही थी और रो रही थी। उसके पेट में इतना दर्द हो रहा था कि उसको सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। शरीर में पड़ी ऐंठन से इतना तेज दर्द हुआ जैसे कि उसके कूल्हे की हड्डियां और उसकी पसलियां टूट गई हो। अभी कहाँ हो तुम? दर्द से कर रहा थी अयाना। अभिरूप को आवाज दे रही थी, लेकिन उसको जवाब देने वाला वहां कोई नहीं था। उसके चारों ओर मनहूसियत वाला सन्नाटा और गहरा अंधेरा था जो उसे किसी नर्क में होने का एहसास दिला रहा था। उसने गंदे ब्लैंकेट को कस के पकड़ लिया और रोने लगी। ब्लैंकेट के सुई जैसे तेज धागों से उसकी हथेलियां जख्मी हो गई। उसके पेट से लेकर उसकी निचली कमर के हिस्से मांस के टुकड़ों में बिखर गए। गाढ़ा खून एक तेज धारा की तरह बहता हुआ गद्दे को भिगो रहा था। अयाना मरने वाली थी। उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद होने वाली थीं। वो धीरे धीरे शांत हो गई और उसका शरीर सुन पड़ गया। उसने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी और तभी अपने ऊपर घने अंधेरे में उसने एक अजीब सी परछाई देखी, मानो कोई आदमी उल्टा लटका हुआ हो। धीरे धीरे वो परछाई और भयानक होती गई और वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अयाना एक झटके से नींद से जाग गई। डर की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
और माथे पर पसीने की बूंदें थी। थैंक गॉड, ये एक सपना था। ऐसे भयानक सपने से घबराई हुई अयाना बीते वक्त के साथ सब भूलकर वापस से आने वाले बच्चे के लिए खुश होने लगी। उसे कभी कभी यकीन नहीं होता था कि इतने सालों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। इसी बीच एक दिन अयाना की माँ ने कोलकाता से फोन किया। हाँ माँ, हम लोग 1 घंटे पहले ही क्लिनिक से चेकअप करा के आए थे और पता है, डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मेरे छोटे से पेट के अंदर एक बच्चा पल रहा है। उन्होंने अब 3रे मंथ में स्कैन के लिए वापस आने को कहा है। ये तो अच्छी खबर है सोना। जब तुमने कल मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट के बारे में बताया तो मैं दक्षिणेश्वर काली मंदिर गई और अब दोनों के लिए प्रार्थना की। थैंक्स माँ। मैं कोई जरूरी बात बताना चाहती हूँ सोना। बात क्या है माँ? वो शुभ्रा के बारे में है बेटा। शुभ्रा अयाना की बचपन की दोस्त थी। दोनों ने अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की थी और शादी होने तक दोनों साथ थे। शुभ्रा की शादी 5 साल पहले हुई थी, जिसके बाद वो अपने पति के साथ सैन फ्रांसिस्को चली गई। हाँ माँ, मैंने नवंबर में उसके बर्थडे पर बात की थी, तब तो ठीक थी वो। क्या बात है माँ? अयाना, वो अब नहीं रही बेटा। अयान सोना, क्या तुम वहाँ हो? हेलो अयाना, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हेलो। हाँ माँ, मैं यहाँ हूँ। मैं बस खो गई थी। अब क्या कह रही है? क्या हुआ शुभ्रा को? अयाना, उसकी बुरी किस्मत थी। तुम्हें याद है उसका पति? वो एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था और महीनों तक कोशिश करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वो आदमी पागल हो गया। वो बोका छले, उसने अपना एक दोस्त से पिस्तौल उधार ली और सोता हुआ शुभ्रा को गोली मार दी। ये सुनते ही अयाना की सांसें भारी हो गई और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही अयाना ने शुभ्रा को खून से लथपथ होकर बिस्तर पर पड़े हुए सोचा, उसका शरीर कांप उठा। वो राक्षस तो अपने छोटा बच्चे को भी नहीं बख्शा। उसने उस बच्चे को भी गोली मार दी। उसने अपना माथा पर पिस्तौल रख के गोली चलाने का कोशिश किया, लेकिन आखिरी पल में पड़ोसियों ने आके उसको पकड़ लिया, जो गोली का आवाज सुन के दौड़ के उसके घर आया था। बाद में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और अब वो एक रिहैब सेंटर में है। शुभ्रा के बारे में सुनकर अयाना का शरीर कांप उठा और उसके माथे से पसीना बहने लगा। वो दोनों बॉडीज को लेकर कल कोलकाता आ रहे हैं। तुम्हारा बाबा और मैं कल फ्यूनरल में जाएंगे। सब न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर एक ही न्यूज बता रहा है। अयाना को अपने पेट में अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसने अपना पेट पकड़ लिया। हेलो अयान, सोना, तुम्हें क्या आचो? मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ माँ। मैं आखिरी बार आकर उसे देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कुछ और दिनों तक ट्रैवल करने के लिए सख्त मना किया है। इतना कहते ही अयाना रोने लगी। जब मैंने शुभ्रा को पहले फोन किया था तो उसने अपने फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। मुझे नहीं पता। अयाना, सोना, तुम शांत हो जाओ। माँ का बात सुनो। ये समय तुम्हारा प्रेगनेंसी का बहुत जरूरी समय है। ऐसे में चिंता करने से तुम्हारा बच्चे पर असर पड़ेगा। मैंने सोचा था शुभ्रा के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, लेकिन फिर लगा कि तुम दोनों इतना क्लोज फ्रेंड्स है तो किसी और से पहले तुम्हें ये सब जानने का हक है, इसीलिए। अयाना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। माँ से बात करने के बाद अयाना शुभ्रा को याद करके रोती रही। अभिरूप के ड्यूटी से लौटने पर अयाना ने उसे बताया कि कैसे बुरी किस्मत ने उसकी दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। अभिरूप ये सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे शुभ्रा का हंसता हुआ चेहरा याद आया जब वो उनकी शादी में आई थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अयाना शुभ्रा के बारे में सोच सोचकर और परेशान होती गई। अयाना को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके दरवाजे पर दुर्घटनाओं ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। दिन बीतते गए और 4 जून 2004 की तारीख आ चुकी थी।
शाम 6 बजे अभिरूप ऑफिस से जल्दी घर आया और अपना सूटकेस पैक करने लगा। आप कहीं जा रहे हैं? हैं कोलकाता के लिए मैं आज रात की लास्ट फ्लाइट ले रहा हूँ। कुछ इमरजेंसी है, मैं परसों तक वापस आ जाऊँगा। इतना जल्दी, ऐसे अचानक? क्या हुआ है? मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। अयना, अलीपुर में हमारे घर का कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। अचानक छत टूट गई और जब ये सब हुआ तो सर्वेंट्स सारे ग्राउंड फ्लोर पर थे, बस माँ और बाबा फर्स्ट फ्लोर पर थे। सर्वेंट्स ने उन्हें पास के कमांड हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। हे भगवान, कब हुआ ये सब? 1 घंटे पहले मेरे पास फ़ोन आया। मैंने अपनी टिकट बुक की, छुट्टी के लिए अप्लाई किया और जितना जल्दी हो सका मैं यहाँ आ गया। अभी मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाबा को भी देखना चाहती हूँ। क्या मैं आपके साथ नहीं आ सकती? डॉक्टर ने तुम्हें ट्रैवल करने के लिए बिग नो कहा है ना, रिमेंबर? मुझे पता है तुम्हें कैसा लग रहा होगा। एक बार जब मैं पहुंच जाऊंगा तो माँ बाबा से कॉल पर तुम्हारी बात करा दूंगा। ओके, यू विल फील बेटर। अच्छा, मैं अभी निकलता हूँ। बाय, टेक केयर। जैसे ही अभिरूप जाने के लिए मुड़ा, अयाना ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। अयाना, मैं सिर्फ 2 दिन के लिए जा रहा हूं। मैं हमारे छोटू के लिए बहुत जल्द वापस आऊंगा, ठीक है? अभी कुछ सही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी नजर हमारे पीछे पड़ी है, एक अमानवीय शक्ति जैसे। कम ऑन, डोंट बी सिली। देखो, ऐसे बेकार थॉट्स को दूर फेंक दो और कुछ टीवी देख लो या कुछ अच्छा म्यूजिक सुन लो, सब ठीक हो जाएगा। अयाना प्रेगनेंसी के बाद अपनी जिंदगी में शुरू हुई अजीब दुर्घटनाओं से बेचैन थी। अभिरूप के कोलकाता पहुंचने के बाद अयाना ने अपने ससुराल वालों से बात की। वो लोग अब खतरे से बाहर थे। अयाना के शरीर में अजीब सेंसेशन होने लगी थी। भूख, एसिडिटी और दर्द ने उसे परेशान कर दिया था। रात में पेन किलर लेकर अयाना अपने बेड पर लेट गई। आधी रात में उसे एक धीमी और भयानक आवाज सुनाई दी जो किसी अनजान भाषा में कुछ कह रही थी। अयाना समझ नहीं पा रही थी कि आवाज आखिर आ कहां से रही है, लेकिन इससे पहले कि वो उठकर पता करती, अचानक वो आवाज बंद हो गई और अयाना इसे अपना वहम समझकर सो गई। एक फ्लफी सफेद बिल्ली स्नोबेल अक्सर अयाना से मिलने आती थी। वो उसे कभी मछली देती तो कभी दूध। जब भी वो घर में आती, अयाना स्नोबेल की अच्छी देखभाल करती थी। कैलेंडर पर 6 जून 2004 की तारीख चढ़ चुकी थी। शाम के 6 बज रहे थे। अयाना ने स्नोबेल के लिए 1 कप दूध रखा और अभिरूप को एयरपोर्ट से लेने के लिए निकल गई। लेकिन जब वो लौटे तो स्नोबेल पीछे के दरवाजे के पास पड़ी मिली। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, आंखें खुली थी और गुलाबी जीभ उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। स्नोबेल को ऐसी हालत में देख के अयाना घबरा गई। अभिरूप ने बिल्ली को ऊपर नीचे अगल बगल हिलाकर देखा, लेकिन उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था। बिल्ली के शरीर पर कोई खून या घाव का निशान नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर अयाना की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हुआ है इसको अभी? अयाना की बात का कोई जवाब दिए बिना अभिरूप बिल्ली के आसपास देखने लगा। पास ही में फर्श पर कुछ सफेद बूंदें दिखाई दी, जिन्हें देखते ही अयाना अभिरूप के पास आई। एयरपोर्ट जाने से पहले मैंने इसको दूध दिया था। इतना कहकर अयाना रोने लगी। अभिरूप ने अयाना को शांत कराया और पॉलीथिन के ग्लव्स पहनकर बिल्ली की लाश उठाने लगा। दूध ताजा था अभी। मैंने बचे हुए दूध से 1 कप चाय बना के भी पी थी। मैंने बेचारी छोटी चीज को मार डाला। अभी अयना, मत रो अयना। अयना, नहीं, तुमने नहीं किया। सुनो मेरी बात सुनो। इसने कहीं और से कोई पॉइजनस चीज खा ली होगी और हमारे पोर्च में आकर ये मर गई होगी। दैट्स द ओनली लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आई कुड थिंक ऑफ। अभिरूप और उसके गार्डनर ने मरी हुई बिल्ली को बगीचे के दूसरे छोर पर दफना दिया। इस घटना के बाद अयाना और ज्यादा शांत रहने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी उदासी डिप्रेशन में बदल गई। थोड़े ही समय में हुई इन 3 घटनाओं ने अयाना को बेचैन कर दिया था और मां बनने की खुशी अब उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी।
30 जून 2004 की दोपहर अभिरूप और अयाना चेकअप के लिए हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल के सामने कार पार्क करके दोनों सड़क क्रॉस कर रहे थे। तभी अभिरूप का वॉलेट बीच सड़क पर गिर गया और सड़क पार करने के बाद जब अभिरूप को रियलाइज हुआ तो वो अपना वॉलेट लेने के लिए वापस मुड़ा और अयाना से बोला, अरे यार 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर अभिरूप मुड़ गया। तभी अचानक एक बस तेज रफ्तार में अभिरूप की तरफ आई। वो इतनी जल्दी में था कि उसको बस का कोई अंदाजा नहीं लगा। अयाना ने आती बस देखकर तुरंत अभिरूप को आवाज दी। अयाना का दिल जोर से धड़क रहा था। वो इतना डर गई थी कि एक अलग ही हेलुसिनेशन में चली गई। अयाना के लिए जैसे समय की रफ्तार धीमी पड़ चुकी थी। वो एक पैरेलल यूनिवर्स में देखने लगी कि उसके माँ बाबा और ससुराल वाले सब लोग मर चुके हैं और उसको बहुत तेज लेबर पेन हो रहा है और एक डरावनी आवाज उसके कान में कह रही है, तुझे जिंदा रहना है तो अपने अंदर हाथ डाल और खून में सने उस बच्चे को बाहर निकाल। आवाज की बात मानते हुए अयाना अपने कपड़े उतारकर अपने शरीर में हाथ डालकर बच्चे को बाहर खींचने लगती है और बच्चे को बचाने के लिए अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड काट देती है, जिसके बाद अयाना और बच्चा दर्द से चिल्लाने लगते हैं। तभी बस का हॉर्न फिर से सुनकर अयाना हेलुसिनेशन से बाहर आ गई और अभिरूप की तरफ देखकर चिल्लाने लगी। बस रफ्तार से अभिरूप के पास आई, लेकिन बस का बम्पर अभिरूप के माथे से टकराने से पहले ही अयाना की आवाज सुनकर अभिरूप पीछे हट गया। बस हॉर्न बजाते हुए अभिरूप के बालों को छूकर निकल गई। बस के इतना करीब से गुजरने की वजह से एक पल के लिए अभिरूप घबरा गया। फिर जाकर उसने अपना वॉलेट उठाया। अयाना दौड़कर अभिरूप के पास आई और रोते हुए उसके गले लग गई। अयाना और अभिरूप हॉस्पिटल में अंदर गए और डॉक्टर से मिले। गुड न्यूज़, ट्विंस है। डॉक्टर के इतना कहते ही अयाना और अभिरूप बहुत खुश हो गए। वेट अ मिनट, क्या हुआ डॉक्टर? इसमें कुछ अजीब दिख रहा है। समथिंग इज नॉट राइट। लेकिन इस चीज़ की कोई भी इंफॉर्मेशन इस 12th वीक के स्कैन रिपोर्ट में क्लियर नहीं आ सकती। 15 दिन और वेट करते हैं। तो 15 जुलाई को वापस आ जाना, तब मुझे अल्ट्रासाउंड और ECG रिपोर्ट्स चाहिए होंगी। ठीक है? सब ठीक है ना डॉक्टर? या फॉर नाउ इट्स ऑल फाइन। नेक्स्ट विजिट पर कुछ टेस्ट होंगे। तब तक खुश रहें, अच्छा खाना खाएं और लिटिल बेबीज का ख्याल रखें। नेक्स्ट विजिट में मिलते हैं। डॉक्टर से मिलने के बाद अयाना और अभिरूप घर पहुंचे तो उनके नौकर ने बताया कि अयाना के मामा का 3 बार कॉल आ चुका है और अब 7:30 बजे फिर करेंगे। अयाना की नजरें घड़ी पर टिकी रहीं और हर बीतते पल के साथ उसकी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी। वो बार बार टेलीफोन की तरफ देख रही थी। হ্যাঁ মামা, প্রণাম। আমি ভালো আছি। वो हम लोग डॉक्टर के पास गए थे ना, तो आपके कॉल्स नहीं ले पाई। फोन पर हुई बात के बाद अयाना अगले कुछ मिनट तक एकदम शांत खड़ी रही और उसने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर बेचैनी दिखने लगी। अभिरूप चाय लेकर अयाना के पास पहुंचा, लेकिन अयाना को स्ट्रेस में देखकर उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है ना? माँ और बाबा घर के पास ही साइकिल रिक्शा से कहीं जा रहे थे, तभी स्पीड में आती एक मोटर वैन ने उनके रिक्शा को टक्कर मार दी और रिक्शा 3 बार पलटा, जिसमें से वो गिर गई। माँ और बाबा हॉस्पिटल में एडमिट है। माँ को होश नहीं आया है। वो कोमा में है और अयाना अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो गई। उसके जमीन पर गिरते ही एक अमानवीय शक्ति ने जैसे उसकी गर्दन जकड़ ली और बेहोश होते होते अयाना को अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। अभिरूप तुरंत अयाना के पास आया और पानी की बूंदें छिड़ककर उसको होश में लाया। अयाना का फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला था और डॉक्टर ने हवाई यात्रा के लिए परमिशन दे दी थी। तो अभिरूप ने पूरी कोशिश की
कि उसी रात को कोलकाता के लिए 2 टिकट्स बुक हो जाए, लेकिन बंगाल में आए साइक्लोन की वजह से अगले 2 दिन तक सभी फ्लाइट्स रद्द कर दी गई। अयाना और अभिरूप ने 1 हफ्ते रुककर प्लान चेकअप पूरा करने के बाद ही कोलकाता जाने का फैसला किया और 16 जुलाई की फ्लाइट बुक कर ली। तब तक अयाना के कजन ब्रदर और रिलेटिव्स उसके माँ बाबा की देखभाल करते रहे, लेकिन इस पूरे समय में अयाना का बस शरीर पोर्ट ब्लेयर में था, लेकिन उसका दिल कोलकाता में धड़कता रहा। दिन बीतते गए और 15 जुलाई 2004 का दिन आ गया। अयाना और अभिरूप डॉक्टर के पास पहुंचे। What I suspected earlier was correct after all. Mr. and Mrs. Banerjee, मुझे डर है कि मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ बुरी खबर है। डॉक्टर की बात सुनते ही अयाना और अभिरूप शांत पड़ गए। ये खामोशी डरावनी थी। एक फीटस को अबॉर्ट करना पड़ेगा। इतना सुनते ही मानो अयाना और अभिरूप के पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अयाना के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अभिरूप ने उसे संभाला, फिर डॉक्टर से कहा, ये क्या बकवास है? कोई अपने बच्चे को कैसे मार सकता है? और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब लीगल भी है? इस बच्चे की स्पाइनल कॉर्ड मिसशेप्ड है। अगर ये पैदा हुआ तो ये जीवन भर एक डेड वेजिटेबल जैसा रहेगा। हैव यू हर्ड ऑफ क्वाड्रिप्लीजिया? बच्चे का सिर ठीक है, लेकिन साइज बड़ा दिखता है। ही कुड बी प्रोडिजी, ब्रिलियंट और जीनियस बन सकता है, स्टीफन हॉकिंग जैसा कोई। लेकिन ये बाकी बच्चों की तरह ना तो खेल सकता है, ना इधर उधर दौड़ सकता है, और ना ही घूम सकता है। इसे अपनी डेथ तक हमेशा, अब यहाँ तक कि खाने, नहाने, टॉयलेट नेसेसिटीज आदि जैसे बुनियादी चीज़ों के लिए भी हेल्प की ज़रूरत होगी। ये सब आप लोगों के लिए दर्दनाक होगा। इससे बार बार इन्फेक्शंस हो सकते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए आपको बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनते ही अयाना पूरी तरह टूट गई और फूट फूट कर रोने लगी। सुनिए, ये यूनिक केस है। सिर्फ वो प्रॉब्लमेटिक बच्चे को अबॉर्ट करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कम से कम आपका एक और बच्चा है जो स्वस्थ है। जुड़वा फीटस का होना तो हमारी फेवर में है। हमें ये कब तक करना होगा डॉक्टर? और इसका प्रोसीजर क्या है? 5th मंथ से पहले करेंगे तो बेटर है। 20 हफ्ते के बाद इट बी इम्पॉसिबल। द प्रोसीजर इज एफर्टलेस। आजकल मेडिकल टेक्नोलॉजी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ चुके हैं। हम बस उसके वूम में एक सिरिंज डालेंगे, प्रॉब्लमेटिक फीटस में इंजेक्ट करेंगे, क्लस्टर क्रश हो जाएगा और डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, और आपकी यूरिन के थ्रू ये अगले दिन एलिमिनेट हो जाएगा। इतना दर्द नहीं होना चाहिए, मैनेजेबल पेन ही होगा, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है। मैं ये प्रोसेस यही कर सकती हूँ। हमारे पास यहाँ सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। डॉक्टर से हुई इस विजिट के बाद अयाना डिप्रेशन में चली गई और घर आकर अकेले में रोती रही। अगले दिन अयाना और अभिरूप कोलकाता के लिए निकल गए। अयाना की मां की हालत में सुधार था। उन्होंने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी बेटी को देखा। उन्हें कई फ्रैक्चर्स हुए थे और डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें चलने में 3 से 4 महीने लग सकते हैं। अयाना के बाबा को माइनर चोटें ही लगी थी, वो अब ठीक थे। उधर अभिरूप के घर में हुई दुर्घटना के बाद अभिरूप की मां की हालत भी थोड़ी बेटर हो गई थी, लेकिन उसके बाबा अभी चोटें, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से जूझ रहे थे। अयाना और अभिरूप ने कोलकाता में पूरा महीना रुकने का फैसला किया। अयाना पिछले कई महीनों से स्ट्रेस में थी और उसके जीवन में हो रही घटनाओं को वो किसी अपशगुन से जोड़कर देखती थी। उसने अपने बाबा से, जो कि पूजा पाठ और तंत्र विद्या में विद्वान थे, उसके भाग्य और दुर्भाग्य के बारे में उनके तरीके से जांच करने को कहा। तेरा बात सही हो सकता है एंड सुन, मैं देखता हूं। अयाना के बाबा अपनी बेटी के दुर्भाग्य और अपशगुनों की बात सुनकर पूजा घर में चले गए। उन्होंने अयाना की कुंडली तैयार की और साथ ही 2 अलग अलग कुंडली बनाई होने वाले जुड़वा बच्चों की। पूजा पाठ करने के बाद वो कुछ सिप्पियां उछालकर प्रार्थना करने लगे।
कुछ घंटों के बाद अयाना के बाबा ने उसे बुलाया। तुम सही थी आयाना। तुम्हारा एक बच्चा शैतान है, एक राक्षस है। मैं इस चीज को राक्षस भी नहीं कह सकता, ये उससे भी कहीं अधिक भयानक और खतरनाक है। तुम शैतान को धारण कर रही हो। बाबा की बात सुनकर अयाना स्तब्ध रह गई। उसके ऊपर मानो आसमान फट पड़ा हो। अयाना के बाबा ने बताया कि उसके बच्चे को उसकी आत्मा के द्वारा एक अमानवीय शक्ति ने वश में कर लिया था। ये तुम्हारा दुर्भाग्य हुई है। अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो ये शैतान तुम्हारे जीवन की हर चीज उजाड़ के रख देगा, पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा। मुझे आश्चर्य है कि इसी वजह से तुम लोगों को अब तक कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा है। ये बच्चा इस दुनिया में तूफान लाएगा। अयाना ने अपने बाबा को उसकी एबनॉर्मल मेडिकल कंडीशंस के बारे में बताया और बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि एक ही सॉल्यूशन है, उस बच्चे को अबॉर्ट करना। उत्तम, बढ़िया। भगवान अभी भी हमारे साथ है। ये भयानक प्राणी एक शैतानी है आयाना, इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारे पास इस शैतान को खत्म करने के एक मौका है, इसमें संकोच ना करो। उस बच्चे को खत्म कर दो, फिर दिखना चीजें बेहतर होने लगेंगी। उधर अभिरूप के घर में उसके बाबा की खराब तबीयत के चलते मृत्यु हो गई। इस खबर ने अभिरूप और अयाना दोनों को हिलाकर रख दिया। अभिरूप के बाबा की मृत्यु के बाद उसकी मां भी अभिरूप और अयाना के साथ पोर्ट ब्लेयर में रहने चली गई। पोर्ट ब्लेयर लौटने के बाद सर्जरी का दिन भी आ गया। डॉक्टर सर्जरी के लिए तैयार थी। उसने एक पॉइजनस फ्लूइड उस मासूम फीटस पर इंजेक्ट किया। जूनियर डॉक्टर्स और नर्सिस ने प्रोसीजर में मदद की और समय पर अयाना के ईसीजी, ब्लड प्रेशर और कई चीज़ों की मॉनिटरिंग करते रहे। मेडिसिन नाभि के रास्ते से बॉडी में चली गई। डॉक्टर ने उसकी सिरिंज वापस ले ली। उसने स्टेथोस्कोप से अयाना की दिल की धड़कन सुनी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसके कानों से स्टेथोस्कोप निकालने ही वाली थी, उससे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने सुनने के लिए अपने स्टेथोस्कोप ट्यूब को वापस अपने कानों में प्लग कर लिया, लेकिन अजीब सी आवाज सुनकर डॉक्टर भी हैरान रह गई। ये कौन सी खतरनाक आवाज है? हार्ट बीट समझ में आती है, लेकिन ये क्या है? क्या मरने वाला बच्चा मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था? कुछ दिनों के बाद अयाना ने अपने बाबा को फोन किया। बाबा, मुझे लगता है बुरा समय बीत चुका है। मैंने ऑपरेशन कराया और इससे छुटकारा पा लिया। इन 2 दिनों में मैं बहुत रोई, बहुत बहुत रोई। जो मरा वो एक लड़का था। अयाना के जीवन में दिन रात बहुत तेजी से गुजर रहे थे। अयाना को अपने अजन्मे बच्चे की याद आती थी, लेकिन उसने खुद को सांत्वना दी कि मैं अपने पेट में जिंदा दूसरे बच्चे के लिए स्ट्रांग रहूंगी। उसने अपने आप को कंसोल किया। ये मेरा बच्चा है। मैं ये इंश्योर करूंगी कि ये बच्चा पैदा हो। जब तक ये बच्चा दुनिया नहीं देख लेता, मैं हार नहीं मानूंगी। जैसे जैसे प्रेगनेंसी के दिन बढ़ते गए, अयाना का वजन बढ़ता गया और वो वापस अपने होने वाले बच्चे के लिए खुश थी। 10 अक्टूबर 2004 की सुबह अयाना किचन में थी, तभी एक फोन आया। हेलो। हाँ हेलो। कौन? कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी प्रेगनेंसी के दिन खत्म होने तक तुम्हारा पति अपनी ठरक कंट्रोल करके क्यों नहीं रह पा रहा? एक्सक्यूज मी, जुबान संभाल के। कल शाम को उसको फॉलो कर और पता लगा कि वो अपनी लस्ट कहाँ निकालता है। साला, वार्निंग देता हूँ, उसको अगली बार अगर मैंने उस लड़की के साथ देखा तो मार डालूंगा। वो कुतिया साली मेरी है। अगले दिन शाम को अभिरूप ने कहा कि वो बाहर जा रहा है। अयाना ने टैक्सी से उसकी कार का पीछा किया। वो एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में उतर गया और एक अननोन अपार्टमेंट में घुस गया। 1 घंटे के बाद
अभिरूप अपनी कार में चला गया। अयाना ने लिफ्ट ली और उस अपार्टमेंट ब्लॉक में चली गई जहां से उसका पति बाहर निकला था। उसने दरवाजा खटखटाया। एक जवान लड़की ने दरवाजा खोला। उसने अपने लहराते खुले बाल ठीक किए, पिंक कॉटन ब्रालेट और माइक्रो मिनी स्कर्ट पहने अयाना से कहा, यस, मैं अभिरूप की पत्नी हूँ। उन दोनों के बीच एक लंबी अजीब सी खामोशी छा गई। कब से चल रहा है ये? हम लगभग 1 साल पहले मिले थे, लेकिन हम पिछले कुछ महीनों से ही इंटीमेट रिलेशनशिप में हैं। अयाना अपार्टमेंट बिल्डिंग से बाहर निकल गई। उसने आंखों से बहते अपने आंसू पोंछे और एक ऑटो रिक्शा लेकर घर वापस आ गई। उसका दिल टूट चुका था। वो बस रोती थी। वो सोचती थी कि अभिरूप का प्यार कितना प्योर है और अभिरूप उसके लिए कितना लॉयल है। लेकिन आज जो सच उसके सामने आया, उसने अयाना को अंदर से तोड़ दिया। अजीब आवाजें फिर से अयाना को सुनाई देने लगी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अयाना खोई खोई रहने लगी। वो अभिरूप और उसकी मां से कम बात करती थी और ज्यादातर समय अकेले शांत बैठी रहती थी। उसे उस अमानवीय शक्ति की आवाजें अब और तेज आने लगी थी। सब लोगों का मानना था कि ये प्रेगनेंसी के टाइम पर होने वाले मूड स्विंग्स हैं और कुछ नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर अयाना जैसे मर रही थी। वो आवाज तेज गुर्राने लगी, फिर हंसने लगी और चिल्लाने लगी। गुजरते समय के साथ ये राक्षसी चीखें और तेज होकर अयाना को सुनाई देने लगी। एक दिन अभिरूप और अयाना को पता चला कि उनकी गायनोकोलॉजिस्ट जिसने अयाना की सर्जरी की थी, वो अपनी फैमिली वेकेशन में एक झील में डूबकर मर गई। इस खबर से अयाना पहले से ही स्ट्रेस में थी और अकेलेपन में अपने दिन गुजार रही थी। तभी एक रोज अयाना को एक रिश्तेदार का कॉल आया और उसने बताया कि अयाना के एक कजन को बिजनेस लॉस हुआ था और वो कर्जे में डूब गया था। फिर एक दिन उसने और उसके परिवार ने मास सुसाइड कर ली। अयाना चारों तरफ से बेचैनी और मायूसी के अंधेरे में घिर चुकी थी। वो किसी से भी कोई बात नहीं करती थी और अब दिन में कई बार उसे वो राक्षसी आवाजें सुनाई देने लगी थी। अभिरूप से भी अयाना का रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा था। तभी एक दिन पोर्ट ब्लेयर पुलिस ने अभिरूप को कांटेक्ट किया और बताया कि उसकी स्पेशल फ्रेंड की लाश पोर्ट ब्लेयर के एक 5 स्टार होटल में मिली थी और सस्पेक्ट्स में अभिरूप भी है। अभिरूप ने अपने कॉन्टेक्ट्स और पैसे का यूज करके ये सुनिश्चित किया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन या किसी भी एफआईआर में उसका नाम ना आए। लगातार हो रही इन अशुभ घटनाओं के चलते अयाना पूरी तरह डिप्रेशन में जा चुकी थी। अभिरूप भी अयाना की ऐसी हालत देखकर परेशान रहता था। एक दिन अभिरूप चाय लेकर अयाना के पास आया। अयाना, जो भी हुआ, बिलीव मी, जो भी हुआ, आई एम रियली सॉरी। मुझसे तुम्हारी ऐसी सिचुएशन देखी नहीं जाती। तुम ऐसे शांत रहती हो, किसी से कोई बात नहीं करती हो। अयाना, आई जस्ट वांट टू से सब ठीक होगा एंड आई एम ऑलवेज विथ यू। अभिरूप की बात का अयाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने में ही खोई रही। अभिरूप आगे कुछ कहता, इससे पहले ही घर का एक नौकर दौड़ते हुए अंदर आया और उसने बताया कि घास काटते वक्त गार्डनर ने गलती से रिवर्स गियर डाल दिया और घास काटने वाली मशीन उसके ऊपर से निकल गई और उसके दोनों पैर कट गए। ये खबर सुनते ही अयाना और अभिरूप दोनों दौड़कर गार्डन में गए और खून में सने गार्डनर को देखकर उनके होश उड़ गए। अयाना चक्कर खाकर गिरते गिरते बची। अभिरूप ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर गार्डनर को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। अब तक अयाना का जीवन पूरी तरह से डिप्रेशन और अकेलेपन में डूब चुका था। बीतते समय के साथ उसके आंसू भी सूख गए थे। अब उसे भूख लगना और नींद आनी भी बंद हो गई थी। जैसे जैसे उसकी डिलीवरी की तारीख नजदीक आ रही थी, वो हर गुजरते पल के साथ और शांत पड़ती जा रही थी, मानो कोई जिंदा लाश हो।
और दिन भर आती भयानक आवाजों की वजह से वो हर समय डरी सहमी रहने लगी थी। 25 दिसंबर 2004 की तारीख थी। अयाना को अचानक लेबर पेन महसूस हुआ। उसे लग रहा था जैसे हजारों हाथ उसके पेल्विस को चुभ रहे थे। आधी रात को बाहर होती भारी बारिश और तूफान ने एक डरावना मंजर बना दिया था। टीवी चैनल्स पर सब प्रार्थना कर रहे थे। अयाना का दर्द बढ़ता जा रहा था और सांस फूलती जा रही थी। अयाना के माँ बाबा उस शाम अयाना से मिलने के लिए कोलकाता से इंडियन एयरवेज की उड़ान में सवार हुए थे। डियर पैसेंजर्स, मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ। अनप्रेसिडेंटेड तूफान के कारण हमारी यात्री फ्लाइट IC856 में कुछ टेक्निकल ग्लिचेस और इंजन मैलफंक्शन हो रहा है। मौसम खराब लग रहा है। हम इस समय 33,000 फीट सी लेवल के ऊपर हैं और 385 माइल्स पर आवर स्पीड पर यात्रा कर रहे हैं। बे ऑफ बंगाल समंदर की विजिबिलिटी नहीं है। ये टेम्परेरी टर्बुलेंस सिर्फ थोड़ी देर के लिए होगा। सिट बैक एंड रिलैक्स। भारी बारिश और तूफान के चलते विमान बे ऑफ बंगाल में क्रैश हो गया। उधर अभिरूप निकोबार आइलैंड्स के तट पर एक नेवी टीम ऑपरेशन संभाल रहा था। इंडियन वाटरवेज के अंदर एक चाइनीज जहाज की घुसपैठ ने उन्हें व्यस्त कर दिया। उसको अयाना का फोन आया। अयाना की हालत जानने के बाद उसने अपनी मां से अयाना को हॉस्पिटल ले जाने को कहा और सुबह सबसे पहले वहां पहुंचने का वादा किया। अयाना घर के बाहर कैब में बैठी थी और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। डर से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। वो कैब की सीट पर बैठे हुए अपनी सास का इंतजार कर रही थी, जो घर के अंदर से कुछ सामान लेकर कैब में आने वाली थी। दर्द से अयाना ने रोना शुरू कर दिया। विंडशील्ड में से उसने बादलों में मुस्कुराता हुआ शैतान का चेहरा देखा, जो कुछ सेकंड्स में ही गायब हो गया। तूफान और तेज हो गया था। आसपास के पेड़ मानो उखड़ने वाले थे। अयाना की सास घर लॉक करके जरूरी सामान लेकर बारिश में भीगती हुई कैब की तरफ आ रही थी, लेकिन मेन गेट के पास पहुंचते ही वो फिसल गई और उसका सर जमीन से टकराया और अगले ही पल आसमान में से बिजली की एक चमक निकली, जो सीधे अयाना की सास पर आकर गिर गई। सामने कैब में से अयाना ने देखा कि एक नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ने उसकी सास के मांस और हड्डियों को जलाकर राख कर दिया। इस भयानक मंजर को देखकर अयाना की आवाज तक नहीं निकल पाई। कुछ सेकंड्स तक उसकी आंखें फटी रह गई और फिर एक चीख के साथ वो जोर जोर से रोने लगी। अयाना ने अपनी टैक्सी के पीछे का दरवाजा खोला। तेज हवा और बारिश का पानी जोर से उसके चेहरे से टकरा रहा था। उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही एक और बिजली जमीन पर गिरी। अयाना डर से सहम गई और सुन्न होकर खड़ी रह गई। तभी कैब ड्राइवर ने उसे आवाज दी, मैडम तूफान बढ़ रहा है, हमें चलना चाहिए। अयाना टैक्सी में फिर से बैठ गई। अयाना सारी उम्मीदें खोकर टूट चुकी थी। एक चीज जो उसे जिंदा रखे हुई थी वो था उसका अजन्मा बच्चा और उसके लिए प्यार। कैब तेज बारिश में पानी को चीरते हुए हॉस्पिटल पहुंची। 26 दिसंबर की तारीख कैलेंडर पर चढ़ चुकी थी और सुबह 4 बजे इमरजेंसी रूम में अयाना दर्द से कर्रा रही थी। नर्स, अभी उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। नॉर्मल डिलीवरी इम्पॉसिबल लग रही है। अगर हम सिजेरियन नहीं करेंगे तो हम दोनों को खो सकते हैं। डॉक्टर ने प्रोसेस शुरू किया। डॉक्टर, शी इज लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे के गले में सिमट गया है। हम सही रास्ते पर हैं क्योंकि बच्चा बिल्कुल ठीक है। डोंट लूज योर फोकस गाइस। सुबह 6:28 पर अयाना ने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अयाना को महसूस हुआ जैसे उसके आसपास पूरी दुनिया हिल रही हो।
नीचे जमीन, उसका बिस्तर, आईवी ड्रिप स्टैंड, उसके बगल में रखा पानी, सब कुछ हिल-डुल रहा था। इंडोनेशिया के सुमात्रा तट पर 9.1 मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल वाला समुद्र के अंदर एक बड़ा भूकंप आया था। सुबह 7:30 बजे अयाना को पूरी तरह होश आया। उसने देखा कि वो एक एसी प्राइवेट वार्ड में थी। उसके बाएं हाथ पर ड्रिप चल रही थी और फिर उसकी नजर टीवी पर चलती न्यूज पर गई। ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से रवाना हुई इंडियन एयरवेज की उड़ान IC-856 बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गई। अयाना को तुरंत उस फ्लाइट में सवार अपने माँ बाबा का ख्याल आया और उनके साथ हुई आखिरी बातचीत याद आई। उन्हें पिछली शाम 8 बजे तक पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाना था। अयाना के दिल की धड़कन धीमी हो गई। दर्द ने उसके शरीर को जकड़ लिया और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। अभिरूप आसपास नहीं था। यह देखकर अयाना और घबरा गई। उसको अपना बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। तभी उसका ध्यान टीवी पर चलती अगली न्यूज पर गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह लगभग 6:30 बजे सुमात्रा द्वीप के पश्चिमी तट पर इंडियन ओशन में तीव्र भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.1 टीवी पर बताया मापी गया गई। समुद्री तूफान का समय वही था जो उसके बच्चे के जन्म का समय था। अयाना का दिल डर से दहल उठा, लेकिन दवाओं के असर से वो फिर से गहरी नींद में जाने लगी और नींद में जाते जाते उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। समुद्र में उठा तूफान मानव इतिहास में अब तक दर्ज की गई सबसे घातक सुनामी थी। दिन में 12 बजे अयाना को एक बार फिर होश आया और होश में आते ही उसने टीवी पे न्यूज़ देखी, जिसमें रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट बात कर रहे थे कि कैसे समुद्र में उठी सुनामी ने न केवल अंडमान और निकोबार बल्कि पूरी दुनिया के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। इंडिया में निकोबार आइलैंड्स सबसे अधिक अफेक्टेड था। सुनामी ने अभिरूप की पूरी ट्राई कमांड टीम को मिटा दिया। उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। जब बड़ी लहरें आइलैंड को तबाह कर रही थी तो अभिरूप वहीं था। अयाना अपने पति को डूबते हुए और मरते हुए देख सकती थी। उसके दिल की धड़कनें पूरी रफ्तार से धड़क रही थी। वो भयानक आवाजें भी वापस आ गई और इस बार वो उस भाषा में बात कर रही थी जो अयाना समझ सकती थी। तुमने गलत बच्चे को मार डाला। मुझे मारना था, इसके बजाय तुम लोगों ने एक देवदूत को मार डाला और जिसे मरना था वो पहले से ही यहाँ है। तुमने मुझे इस दुनिया में आने दिया, इसलिए मैं विनाश लेकर आया हूँ। मैं विनाश हूँ। अयाना ने अपना सर बाईं ओर घुमाया जहां से ये आवाजें आ रही थी। उसे एक क्रैडल दिखाई दिया और उसमें उसका नवजात शिशु, वो एक लंबे अरसे से एक बच्चे के लिए विश कर रही थी और अब वो उसके पास था। एक पल के लिए वो अपना सारा दर्द भूल गई। अयाना अपने बच्चे को प्यार से देख रही थी कि तभी बच्चे ने अपनी बड़ी आंखें खोली और अपनी मां को घूरने के लिए अपना सर पूरे 90 डिग्री तक घुमा दिया। बच्चे के चेहरे पर बिना दांतों वाली मुस्कुराहट एक कान से दूसरे कान तक की थी और उसकी नाक से खून बह रहा था। अयाना ने इससे पहले कभी इतने भयानक बच्चे को नहीं देखा था। उसकी आंखें बड़ी, गहरी और किसी पिशाच की जैसी थी। ये बच्चा इंसान नहीं था। अगले ही पल यह मानवीय राक्षस एक भयानक आवाज में इतना तेज चिल्लाया जिसे सुनते ही अयाना के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें फटी रह गई।
आयाना का शरीर ठंडा पड़ गया। उसके दिल की धड़कन रुक चुकी थी और उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद सालों बीत गए और उस बच्चे का क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। फिर एक रोज 3 अक्टूबर 2023 की दोपहर दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.2 मैग्नीट्यूड की तीव्रता से आए इस भूकंप का सेंटर नेपाल था, लेकिन इसके झटकों ने दिल्ली में भी लोगों को बिल्डिंग से निकालकर सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। झटके इतनी तेज थे कि मेरे ऑफिस की टेबल चेयर तक हिलने लगी थी। भाई मेरा तो लैपटॉप गिरते गिरते बच गया। जहां एक तरफ लोग भूकंप के झटकों से हैरान और डरे हुए थे, वहीं थोड़ी दूर खड़ा एक लड़का चेहरे पर एक गहरी मुस्कान लिए चारों तरफ का मंजर देख रहा था। उसे ऐसे शांत खड़े हुए मुस्कुराता हुआ देखकर एक आदमी हैरान होकर उसके पास आया। भाई चारों तरफ अफरा तफरी मची है और तू हंस रहा है। हर घटना को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। तुम्हारे लिए ये अफरा तफरी है और मेरे लिए प्रकृति के द्वारा किया गया मेरा स्वागत। एक गहरी लेकिन डरावनी अमानवीय आवाज ने उस आदमी के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसने डरते हुए पूछा, आपका नाम क्या है? विनाश।